पेरेंट्स वेलकम बैक टू नेट विद दीप। और आज हम कवर कर रहे हैं एक बहुत ही पावरफुल लेक्चर ऑन मैकियावेली, द फादर ऑफ मॉडर्न पॉलिटिकल साइंस। मैं हूं दीप और इस सीरीज में हम एक एक करके उन थिंकर्स को डिकोड करेंगे जो बार बार नेट, जेआरएफ और पॉलिटिकल साइंस एग्जाम में रिपीट होते हैं। और आज का लेक्चर स्पेशली इंपॉर्टेंट है क्योंकि मैकियावेली के आइडियाज ने पूरे पॉलिटिकल थॉट ही बदल दिए थे। उन्होंने पॉलिटिक्स को मॉरलिटी से अलग करके एक रियलिस्टिक साइंस बनाया। और एस्पायरेंट्स, अगर आपको इसका प्रॉपर हैंड रिटन स्टाइल नोट्स पीडीएफ चाहिए जिसमें मैंने पीवाईक्यूज और एमसीक्यूज भी ऐड किए हैं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। ये नोट्स आपके रिवीजन के लिए एकदम मस्ट हैव होने वाले हैं। तो अब आते हैं मैकियावेली पर। सोच के देखो, रेनेसेंस के टाइम में एक ऐसा थिंकर आया जो बोलता है पॉलिटिक्स का रिलीजियन और मॉरलिटी से कोई लेना देना ही नहीं है। उसके लिए रूलर की ड्यूटी थी पावर को कैप्चर करना और उससे मेंटेन करना, चाहे उसके लिए झूठ बोलना पड़े या धोखा ही क्यों ना देना पड़े। तो इसीलिए उसे कहते हैं फर्स्ट मॉडर्न पॉलिटिकल थिंकर। ये थे भाई मैकियावेली। उनकी फेमस बुक भी थी द प्रिंस में उन्होंने एक रूलर के लिए एकदम प्रैक्टिकल टिप्स भी दिए हैं, जैसे कि प्रिंस को हमेशा लॉयन करेज और मतलब लॉयन की तरह होना चाहिए और फॉक्स दोनों के वर्च्यू अपनाने चाहिए। अब ये लाइन एग्जाम में आती है और हर एस्पायरेंट को याद रहनी चाहिए कि मैकियावेली बोलते हैं कि सिर्फ स्ट्रेंथ से पॉलिटिक्स नहीं चलती, सिर्फ चालाकी से भी नहीं, दोनों का तो बैलेंस करना ही पड़ता है। तो ये सिर्फ तो इंट्रो था, शुरुआत थी। अब हम आगे जो है मैकियावेली के बारे में फुल ऑन डिटेल इस पूरी लेक्चर में मैकियावेली को प्रॉपर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कवर कर लेंगे। चलिए दोस्तों, सबसे पहले देखते हैं मैकियावेली का एक शॉर्ट बैकग्राउंड। वो शॉर्ट बैकग्राउंड क्या है, क्योंकि कंटेस्ट समझना बहुत जरूरी है। मैकियावेली का जो जन्म है वो 1469 में हुआ था। कहाँ हुआ था? फ्लोरेंस इटाली में हुआ था। फ्लोरेंस इटाली में 1469 में, एक ऐसी फैमिली में जो बहुत रिस्पेक्टेड तो थी लेकिन वेल्दी नहीं थी। अब सोचो, रेनेसेंस का जमाना था, आर्ट, साइंस, पॉलिटिक्स सभी चीजें एक नए फेज में थी। इसी वक्त मैकियावेली ग्रू अप। सिर्फ 29 ईयर्स की एज में उन्होंने फ्लोरेंस की डिप्लोमेटिक सर्विस उन्होंने ज्वाइन कर ली थी। सिर्फ 29 ईयर्स के थे वो जब उन्होंने फ्लोरेंस के एक डिप्लोमेटिक सर्विस को ज्वाइन कर लिया था। यहाँ पे उन्होंने डायरेक्टली देखा कि कैसे वॉर होते हैं, अलायंस बनते हैं और टूटते भी हैं, और कैसे पॉलिटिक्स ग्राउंड लेवल पे चलती है। यही एक्सपीरियंस उनकी पॉलिटिकल थिंकिंग का जो है बेस बन गया था। अब एक और चीज बहुत क्लियर थी कि भाई मैकियावेली को अपने सिटी स्टेट फ्लोरेंस का मिलिट्री सिस्टम बिल्कुल पसंद नहीं था। उन्होंने क्रिटिसाइज किया कि फ्लोरेंस का मिलिट्री वीक है और कहा कि एक स्ट्रॉन्ग सिटीजन आर्मी तो चाहिए। साथ ही उन्होंने ये भी बोला कि लॉन्ग टर्म में सिर्फ एक रिपब्लिकन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट ही स्टेट को स्टेबल बना सकती है। तो दोस्तों, ये था उनका एक छोटा सा बायो। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि मैकियावेली ने अपनी फेमस राइटिंग्स में पॉलिटिक्स को कैसे जो है डिफाइन किया। यहाँ पे कुछ और पॉइंट्स भी हैं, देखो थोड़ा और आगे चलते हैं मैकियावेली के पॉलिटिकल करियर और उनके डाउनफॉल की तरफ। जब फ्लोरेंटाइन रिपब्लिक कोलैप्स हो गया था जब फ्लोरेंटाइन रिपब्लिक कोलैप्स हो गया था, मैकियावेली की लाइफ में एक बड़ा सा टर्निंग पॉइंट आया। उन्हें इम्प्रिजन किया गया, टॉर्चर हुआ, बाद में रिलीज कर दिया गया था। अपनी लॉस्ट पोजीशन वापस पाने के लिए उन्होंने एक बोल्ड स्टेप उठाया। उन्होंने अपना फेमस काम द प्रिंस मेडिकी फैमिली को डेडिकेट किया। द प्रिंस उनका बहुत फेमस वर्क है, एग्जाम में ये बार बार पूछा था द प्रिंस किसका वर्क है, तो द प्रिंस ध्यान रखना मैकियावेली का एक बहुत ही फेमस वर्क है। अब एक बात ध्यान रखना आप प्लीज, मैकियावेली को आज हम फर्स्ट मॉडर्न पॉलिटिकल थिंकर और पॉलिटिकल साइंटिस्ट के रूप में जानते तो हैं, लेकिन कभी आपने सोचा है कि ऐसा क्यों? क्योंकि उन्होंने सबसे पहले पॉलिटिक्स को एथिक्स और रिलीजन से अलग कर दिया था। उन्होंने बोला पावर का गेम मॉरलिटी से नहीं, जो है बिल्कुल प्रैक्टिकलिटी से चलता है। उन्होंने ऐसी चीज कही थी। ठीक है, अब यही रीजन है कि उनकी सोच को हम प्रैक्टिकल पावर पॉलिटिक्स के नाम से याद करते हैं। प्रैक्टिकल पावर पॉलिटिक्स नेट दिसंबर 2015 में ये क्वेश्चन आया था, इसीलिए ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप जो है इस चीज को ध्यान रखना। एक और इंटरेस्टिंग चीज है कि मैकियावेली ने
जो है वेस्ट का पहला जनरल थ्योरी ऑफ कॉन्स्पिरेंसी भी डेवलप किया था, वो भी मैंने यहाँ पे लिखा है। वेस्ट का फर्स्ट जनरल थ्योरी ऑफ कॉन्स्पिरेंसी, ये भी मैकियावेली ने जो है डेवलप किया। मतलब कैसे सीक्रेट प्लॉट्स और जो है इंट्रोड्यूस स्टेट को या तो जो है डिस्टेबलाइज कर सकते हैं या उसकी पावर को और स्ट्रांग बना सकते हैं, इस पर उन्होंने डिटेल्ड एनालाइज किया था। पर दोस्तों उनके डाउनफॉल की वजह से लोग उनका मजाक भी बहुत ज्यादा उड़ाते थे। उन्हें बोला जाता था शेर निहिलो, यानी मिस्टर नथिंग, ऐसा उन्हें कहा जाता था। शेर नीलो उन्हें कहा जाता था, शेर नीलो का मतलब होता है मिस्टर नथिंग। ऐसा बोल बोल के उनका मजाक उड़ाया जाता था। सोचो, जो आदमी आज हमारे सिलेबस का एक बहुत बड़ा थिंकर है, उसको उसके जमाने में ऐसे निक नेम से बुलाया जाता था, तो ये कितनी बड़ी बात है। और फाइनली अगर उनकी की कंट्रीब्यूशन देखें तो तीन चीजें स्टैंड आउट करती है। पहला है क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिटिकल रिजाइम, दूसरा है रिपब्लिज्म और सिविक वर्च्यू का आइडिया, तीसरा है पावर और स्टेट क्राफ्ट का डीप एनालाइज। इन पे क्वेश्चन भी आया है, नेट जून 2024 शिफ्ट 1 का ही क्वेश्चन है, तो ये आप इंपॉर्टेंटली ध्यान रखना। तो ओवरऑल मैकियावेली एक ऐसे थिंकर थे जिन्होंने पॉलिटिक्स को रियल दुनिया के हिसाब से समझाया, जैसे वो एक्चुअली चलती है, नॉट एज इट शुड बी। ठीक है, आई होप यहाँ तक आपको जो है चीजें क्लियर हो गई होगी। तो अब हम बात करते हैं मैकियावेली के सबसे फेमस वर्क, और वो सबसे फेमस वर्क है मैकियावेली। और ये स्लाइड आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए ध्यान से समझना, और प्रिंस के बारे में तो ध्यान से ही समझना आप। ये बुक 1513 में लिखी गई थी, लेकिन पब्लिश हुई थी 1532 में। मैकियावेली ने इसे रूलर्स के लिए एक गाइड बुक के रूप में लिखा था, जिसका मेन एम था इटाली को एकजुट करना और स्ट्रॉन्ग स्टेट को स्टैब्लिश करना, मतलब हेल्प इन क्रिएशन ऑफ यूनाइटेड इटाली, ये इसका एम था। अब ये सिर्फ एक आइडियलिस्टिक किताब नहीं है, ये एकदम रियलिस्टिक और प्रैक्टिकल पॉलिटिक्स का अकाउंट है। मैकियावेली ने यहाँ पॉलिटिक्स को वैसा दिखाया जैसा ये एक्चुअली चलती है, पावर एक्वायर करना, मेंटेन करना, एक्सरसाइज करना। और हाँ, इसमें उनका इंस्पिरेशन था सीजेर बोर्गिया, जो अपनी टाइम का एक मास्टर स्ट्रेटजिस्ट और क्यूनिंग लीडर भी था, तो इनका भी नाम आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब दोस्तों इस बुक ने वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट में एक एक जो है ना एकदम रेवोल्यूशन लगा दिया। ये बन गई सबसे इंफ्लुएंशियल ट्रीटीज ऑन प्रेगमेटिक स्टेट क्राफ्ट, मोस्ट इंफ्लुएंशियल, मतलब पावर का एक अल्टीमेट जो पावर पॉलिटिक्स का एक अल्टीमेट गाइड बुक बन चुकी थी ये, पावर का एक अल्टीमेट गाइड बुक। ठीक है, अब चलिए की फीचर्स पे हम नजर डालते हैं। पहला है डुअल मॉरलिटी, मतलब मैकियावेली कहते हैं कि रूलर्स और ऑर्डिनरी लोगों के लिए अलग एथिकल कोड्स होने चाहिए। मतलब रूलर्स को कभी कभी इमोरल डिसीजंस लेने पड़ते हैं, पर ये सोसाइटी के लिए जस्टिफाइड है। उसके बाद वो कहते हैं सिटीजन आर्मी ओवर मर्सनरीज, मतलब मैकियावेली स्ट्रांगली बिलीव करते थे कि प्राइवेट और मर्सिनरी आर्मीज अनरिलायबल होते हैं, स्ट्रॉन्ग और लॉयल सिटीजन आर्मी ही स्टेट की असली पावर है। और इस पे जो है नेट मार्च 2023 में यहाँ से क्वेश्चन आया था, इसीलिए ये इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों, अगर आप दी प्रिंस को समझोगे तो आप सिर्फ एक पॉलिटिकल थिंकर नहीं देख रहे हो, आप मॉडर्न पॉलिटिकल रियलिज्म के फाउंडर को समझ रहे हो। इसीलिए ये स्लाइड आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं मैकियावेली के दूसरे इंपॉर्टेंट वर्क के बारे में, और वो है दी डिस्कोर्सेस। ये बुक 1513 से लेके 1517 के बीच लिखी गई थी और पब्लिश हुई थी 1531 में। यहाँ मैकियावेली ने रिपब्लिकन रिजाइम ऑफ सस्टेन करने के प्रैक्टिकल तरीके बताए हैं, और कैसे सिटीजन पार्टिसिपेशन और फिलोसोफर प्रिंस के लीडरशिप के जरिए। अब अगर हम डिटेल में देखें, ये बुक मैकियावेली के रिपब्लिकन वैल्यूज और सिविक वर्च्यू को हाईलाइट करती है। बल्कि
यहाँ वो कहते हैं कि एक स्ट्रॉन्ग स्टेट के लिए सिर्फ रूलर का स्किल नहीं बल्कि सिटीजन्स का एक्टिव रोल और फ्रीडम भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इन्होंने कुछ की पॉइंट्स भी दिए थे कि जैसे सिटीजन पार्टिसिपेशन, सिटीजन का गवर्नेंस में एक्टिवली पार्टिसिपेट करना ज़रूरी है। यही है डेमोक्रेसी का और रिपब्लिक का एक असली एसेंस। फिर वो कहते हैं चेक ऑन पावर, एक रूलर या गवर्निंग बॉडी को कंट्रोल में रखना चाहिए ताकि वो टेरनी ना हो। और कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी, मतलब सिर्फ रूलर का रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं, सिटीजन भी अपनी सिविक ड्यूटी समझे और कंट्रीब्यूट करे। तो फ्रेंड्स, अगर आप द डिस्कोर्स को समझोगे तो आप सिर्फ मैकियावेली के द प्रिंस को नहीं बल्कि रिपब्लिक के विजनरी पॉलिटिकल थिंकर को भी समझ रहे हो। ये बुक हमें फ्रीडम और सिविक वर्च्यू के इम्पोर्टेंस की प्रैक्टिकल अंडरस्टैंडिंग देती है। स्पेशली नेट जीआरएफ एस्पायरेंट्स के लिए ये एकदम असेंशियल वाली बुक है। अब नेक्स्ट बात करते हैं मैकियावेली के तीसरे मेजर वर्क द आर्ट ऑफ वॉर के बारे में। द आर्ट ऑफ वॉर 1521 की बुक है। ये बुक की डायलॉग फॉर्म में लिखी गई थी। ये बुक पूरी जो है एक डायलॉग फॉर्म में लिखी गई थी और ये मॉडर्न एरा में पहली प्रिंटेड वर्क है मिलिट्री स्ट्रेटजी पर। किस पे है? मिलिट्री स्ट्रेटजी पर। नाम से पता चल रहा है द आर्ट ऑफ वॉर, वॉर किससे रिलेटेड है? मिलिट्री से। तो ये जो है डायलॉग फॉर्म में लिखी गई थी और ये मॉडर्न एरा में पहली प्रिंटेड वर्क है मिलिट्री स्ट्रेटजी पर। मैकियावेली ने यहाँ स्ट्रांगली एम्फेसाइज किया है कि एक स्ट्रांग रिपब्लिक के लिए सिटीजन का आर्म और ट्रेन रहना बहुत जरूरी है। यहाँ पे इस बुक के की पॉइंट्स है। पहला है सिटीजन आर्मी। मैकियावेली कहते हैं कि जो है मर्सनरीज पर भरोसा मत करो क्योंकि वो अपनी लॉयल्टी का ध्यान रखते हैं ना कि स्टेट का। सिटीजन आर्मी ही रिपब्लिक को प्रोटेक्ट कर सकती है। फिर वो कहते हैं डिसिप्लिन एंड ऑर्गेनाइजेशन, सिर्फ सोल्जर्स का होना काफी नहीं है, उनका डिसिप्लिन और ऑर्गेनाइजेशन भी उतना ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। फिर वो कहते हैं मिलिट्री प्रिपेयर्डनेस, एक वेल प्रिपेयर्ड और ट्रेन मिलिट्री ही पॉलिटिकल स्टेबिलिटी और सिक्योरिटी का फाउंडेशन है। तो फ्रेंड्स, यहाँ हम देखते हैं कि मैकियावेली सिर्फ पॉलिटिकल थ्योरिस्ट नहीं बल्कि एक प्रैक्टिकल स्ट्रेटजिस्ट भी थे जो ये समझाते थे कि स्टेट की सर्वाइवल और सिटीजन का प्रोटेक्शन डिपेंड करता है आर्मी के स्ट्रक्चर और रीडीनेस पे। तो आई होप ये दोनों बुक्स आपको पूरी तरीके से समझ आ गई होगी। चलिए फ्रेंड्स, तो अब बात करते हैं मैकियावेली के एक और वर्क हिस्ट्री ऑफ फ्लोरेंस। 1525 में लिखी गई थी हिस्ट्री ऑफ फ्लोरेंस। ये एक हिस्टोरिकल पॉलिटिकल अकाउंट है जिसमें मैकियावेली ने फ्लोरेंस के लगातार चल रहे कॉन्फ्लिक्ट को एनालाइज किया था। अब की पॉइंट क्या है? पहला है क्लास स्ट्रगल। मैकियावेली यहाँ कहता है कि फ्लोरेंस के पॉलिटिकल टर्मोइल का मेन रीजन था नेचुरल क्लास स्ट्रगल, लोग और रूलिंग नोबिलिटी के बीच का कॉन्फ्लिक्ट। फिर वो कहते हैं हिस्टोरिकल नैरेटिव प्लस पॉलिटिकल थ्योरी, ये सिर्फ हिस्ट्री नहीं बल्कि मैकियावेली के हिस्टोरिकल इवेंट्स को पॉलिटिकल थ्योरी के लेंस से एनालाइज किया है। यहाँ से हमें समझ आता है कि सोशल कॉन्फ्लिक्ट और गवर्नेंस कैसे इंटरलिंक होते हैं। उसके बाद आता है प्रैक्टिकल इंसाइट। ये वर्क हमें ये भी सिखाता है कि पावर और अथॉरिटी का डिस्ट्रीब्यूशन और लोगों के इंटरेस्ट को समझना स्टेट स्टेबिलिटी के लिए कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो फ्रेंड, हिस्ट्री ऑफ फ्लोरेंस हमें मैकियावेली के एनालिटिकल एंड प्रैक्टिकल अप्रोच को समझाने का एक और पावरफुल एग्जाम्पल देता है कि कैसे हिस्ट्री से हमें पॉलिटिकल लेसन्स मिलते हैं। तो फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं मैकियावेली के पॉलिटिक्स को मेटाफिजिक्स और थियोलॉजी से अलग कर दिया। मतलब अब हम बेसिकली मैकियावेली के मेथड्स की जिसे यूज फर्स्ट मॉडर्न पॉलिटिकल जो है माना गया था। ये है मैकियावेली के मेथड्स। इंपॉर्टेंट है ये स्लाइड भी। सबसे पहले बात करते हैं, मैकियावेली ने पॉलिटिक्स को मेटाफिजिक्स और थियोलॉजी से अलग कर दिया। मतलब रिलीजियन या फिलोसॉफी के आइडियल्स पे डिपेंड नहीं करते बल्कि हिस्टोरिकल, सेक्युलर और रियलिस्टिक बेसिस पे पॉलिटिकल को समझा। यहाँ से क्वेश्चन आया था नेट 2019 में दिसंबर में।
उसके बाद बात करते हैं इंडक्टिव मेथड की। इंडक्टिव मेथड की, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैकियावेली ने हिस्टोरिकल इवेंट्स और अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से जनरल रूल्स डिराइव किए। ये कोई एब्स्ट्रैक्ट थ्योरी नहीं, बल्कि प्रैक्टिकल लेसन है जो रियल पॉलिटिक्स में काम आते हैं। ठीक है, उसके बाद आते हैं जो है कंक्रीट एग्जाम्पल। दोनों वर्क्स द प्रिंस एंड द डिस्कोर्स एग्जाम्पल से भरे हुए हैं। एशियंट रोम से लेके अपने कंटेम्प्रेरी इटाली के पॉलिटिक्स तक ये एग्जाम्पल्स हमें दिखाते हैं कि पॉलिटिकल लेसन हर एरा में कैसे जो है रिलेवेंट है। उसके बाद ह्यूमन नेचर कंसेंट। मैकियावेली एज्यूम करते हैं कि ह्यूमन नेचर हर जगह और हर टाइम कांस्टेंट है, सेल्फिश, एम्बिशियस और सेल्फ इंटरेस्टेड। इसीलिए एक सोसाइटी से सीखे गए लेसन्स दूसरी सोसाइटी में भी अप्लाई हो सकते हैं। फिर वो कहते हैं रिजल्ट ओरिएंटेड पॉलिटिक्स। मतलब उनका टेस्ट ऑफ ट्रुथ ये था कि क्या पॉलिटिकल एक्शन सक्सेसफुल है या नहीं। मतलब पावर मेंटेन हुई, ऑर्डर बना रहा और स्टेट जो है वो सिक्योर रहा। फिर लास्ट है कॉर्पोरेटिव स्टेट एनालाइज। मतलब मैकियावेली सिमिलर और कॉन्ट्रास्टिंग हिस्टोरिकल एपिसोड्स को एक साथ कंपेयर करके रूल्स निकालते थे। मतलब कौन सी स्ट्रेटजी काम करती है और कौन सी फेल होती है, ये क्लियरली समझ आता था। तो फ्रेंड्स, यहाँ हम समझ सकते हैं कि मैकियावेली का पॉलिटिकल थिंकिंग फुल्ली प्रैक्टिकल और साइंटिफिक था, और ये ही उसे मॉडर्न पॉलिटिकल साइंस का जो है पायनियर बनाता है। तो फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं कि रेनेसेंस का मैकियावेली पे क्या इम्पैक्ट था। देखो, जैसे लास्की 1936 ने कहा, अकॉर्डिंग टू लास्की, द होल ऑफ द रेनेसेंस इज इन मैकियावेली। मतलब उनके राइटिंग्स में पूरा रेनेसेंस का स्पिरिट रिफ्लेक्ट होता है, पावर, प्रेगमेंटिज्म एंड सक्सेस। तो सबसे पहली बात उन्होंने ये कही थी कि रेनेसेंस ने इंडिविजुअलिज्म और सेल्फ रियलाइजेशन को प्रमोट किया, और मेडिवल यूरोप के थियोलॉजी और चर्च के अथॉरिटी के फोकस को उन्होंने रिजेक्ट किया। इस एरा में, मैं पॉइंट वाइज एक्सप्लेन कर रही हूँ, आप पॉइंट को ध्यान में रखते हुए चलना, नोट करते हुए चलना। ठीक है, सेकंड पॉइंट में ऐसा कहा है कि इस एरा में सेक्युलर स्टेट का राइज हुआ, जो ग्रेजुअली चर्च के डोमिनेंस को जो है रिप्लेस करते गए और मॉडर्न स्टेट सिस्टम का रास्ता बनता गया। इटली के कल्चरल ब्रिलियंस के बावजूद पॉलिटिकल डिसयूनिटी और फॉरेन पावर्स के डोमिनेशन ने कंट्री को और ज्यादा वीकन कर दिया। मैकियावेली का जो विजन है, उनका जो विजन था कि इटाली का यूनिफिकेशन, और इसके लिए वो कहते हैं कि द एंड जस्टिफाइज द मीन। इसका मतलब क्या है? मतलब अगर गोल इटली को स्ट्रॉन्ग और यूनाइटेड बनाना है, तो कभी फोर्स या पॉलिटिकल क्यूनिंग का यूज भी जस्टिफाइड है। तो उसने इटली के फ्रेगमेंटेड पॉलिटिक्स को कंडेम किया और स्ट्रांगली एडवोकेट किया कि सेंट्रलाइज अथॉरिटी होनी ही चाहिए, जो स्टेबिलिटी और स्ट्रेंथन को जो है रिस्टोर करे। दोस्तों, ये स्लाइड हमें ये समझाता है कि रेनेसेंस का प्रेगमेटिक और सेक्युलर स्पिरिट मैकियावेली के थॉट का कोर है, और यही उसे मॉडर्न पॉलिटिकल थॉट का जो है पायनर बनाता है। अब हम बात करते हैं कि मैकियावेली ने एक सक्सेसफुल स्टेट के फाउंडेशन को कैसे डिफाइन किया। ये पॉइंट जो है लास्ट स्लाइड से रिलेटेड ही है। देखो, सबसे पहली बात, मैकियावेली ने हमेशा सिटीजन, आर्मी और रिपब्लिकन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को एम्फेसाइज किया। मतलब एक स्ट्रॉन्ग और रॉयल आर्मी जो है, जो सिटीजन से बने, और एक पॉलिटिकल सिस्टम जहां लोग एक्टिवली गवर्नेंस में पार्टिसिपेट करें, वही एक पावरफुल स्टेट का, स्टेबल और पावरफुल स्टेट का जो है बेस है, वो ऐसा मानते थे। आइडियल स्टेट क्या है? आइडियल स्टेट मैकियावेली के नजरिए से आइडियल स्टेट क्या है? आइडियल स्टेट वो है जहां जो कॉमन गुड को एडवांस करे, सोशल इनइक्वालिटी को वो इंश्योर करे, और लिबर्टी को डिफेंड करे,
पूरी तरीके से लिबर्टी को डिफेंड करे और जरूरत पड़ने पर जो है वॉर भी करे, अगर जरूरत पड़े तो वो वॉर भी करे, वो ऐसा कहते थे। ये है एक स्टेबल और पावरफुल स्टेट। मॉरलिटी और जस्टिस का ब्रेक, ठीक है, मॉरलिटी और जस्टिस का ब्रेक। यहाँ इंपॉर्टेंट बात यह है कि मैकियावेली ट्रेडिशनल मॉरलिटी और जस्टिस से हटकर पॉलिटिक्स को पावर और नेशनल स्ट्रेंथ के रियलिटीज के बेसिस पर देखते हैं। मतलब पॉलिटिक्स का असली मकसद है स्टेट की सिक्योरिटी और स्ट्रेंथ, ना कि सिर्फ मॉरल या एथिकल रूल्स फॉलो करना। तो फ्रेंड्स, ये स्लाइड हमें समझाता है कि मैकियावेली का प्रेगमेटिक और रियलिस्टिक अप्रोच ही उसके मॉडर्न पॉलिटिकल थॉट का कोर है। अगर आप नोट्स भी चाहते हो जिसमें एमसीक्यूज और पीवाईक्यूज भी इंक्लूडेड हो तो प्लीज कमेंट में जरूर बताना, आई विल डेफिनेटली शेयर माय नोट्स विथ यू। अब बात करते हैं मैकियावेली के ह्यूमन नेचर के नजरिए से। यहाँ आपको समझना जरूरी है कि मैकियावेली का व्यू काफी जो है पेसिमिस्टिक था। ये चीज आपको ध्यान रखना है कि मैकियावेली का जो व्यूज थे वो काफी ज्यादा पेसिमिस्टिक थे। सेल्फिश और इगोइस्टिक इंडिविजुअल, ठीक है। मैकियावेली के हिसाब से लोग बेसिकली अपनी सेल्फ इंटरेस्ट और पर्सनल गेन के लिए काम करते हैं। मतलब उनका पॉलिटिकल और सोशल बिहेवियर हमेशा अपने फायदे से ही ड्राइवन होता है। वो कहते थे जो है प्रॉपर्टी ओवर फैमिली, प्रॉपर्टी ओवर फैमिली, वो ऐसा कहते थे। वो ऐसा क्यों? एक इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन है ये कि भाई मैकियावेली ने नोट किया कि लोग फादर के मर्डर को फॉरगिव कर सकते हैं लेकिन अपनी प्रॉपर्टी का लॉस कभी नहीं भूलते। ये दिखाता है कि प्रॉपर्टी और वेल्थ पॉलिटिकल स्टेबिलिटी में कितनी सेंट्रल रोल प्ले करती है। तो ये वो बहुत ही इंटरेस्टिंग बात कहते हैं। फिर वो कहते हैं डिलेमा ऑफ लिमिटेड गुड्स एंड लिमिटलेस एम्बिशन। मतलब वोलिन ने इसे ब्यूटीफुली एक्सप्लेन किया है, ध्यान से सुनना। ह्यूमन डिजायर्स हमेशा अवेलेबल रिसोर्सेज से ज्यादा होते हैं, इस वजह से पॉलिटिक्स कॉन्फ्लिक्ट और कंपटीशन से भरा हुआ है और बिल्कुल भरा होता है क्योंकि लोग अपने एम्बिशंस के लिए हमेशा रिसोर्सेज फाइट करते हैं, ठीक है। फिर वो कहते हैं ह्यूमन नेचर इज कांस्टेंट, ह्यूमन नेचर इज कांस्टेंट, हिस्ट्री इज जो है हिस्ट्री इज साइक सॉरी साइक्लिकल। मैकियावेली का मानना था कि ह्यूमन नेचर कभी नहीं बदलता लेकिन हिस्ट्री का पैटर्न बिल्कुल साइक्लिकल होता है, ग्रोथ, डिक्लाइन और रिन्यूअल के साइकिल में चलता रहता है। इसीलिए रूलर्स को ह्यूमन बिहेवियर के प्रिडिक्टेबल पैटर्न को समझ के स्मार्ट और प्रेगमेटिक डिसीजंस लेने चाहिए। तो ये फ्रेंड्स, ये पॉइंट्स आपको ये समझाते हैं कि मैकियावेली का रियलिज्म और प्रेगमेटिज्म किस तरह ह्यूमन नेचर के अंडरस्टैंडिंग से डायरेक्टली लिंक है। और अगर आपको नोट्स, एमसीक्यूज प्लस पीवाईक्यूज चाहिए इस टॉपिक पे तो कमेंट में जरूर बताना। और ये मैकियावेली के ह्यूमन नेचर में क्या पॉइंट्स थे, ये स्लाइड में हमने ओवरऑल उन्हीं सब चीजों को कवर किया और आगे कुछ पॉइंट्स हैं जो मैं आपको आगे एक्सप्लेन कर देती हूँ। देखो, मैकियावेली के इंडिविजुअल और सोसाइटी के डायनेमिक्स को भी समझो। ये काफी इंटरेस्टिंग है क्योंकि यहाँ उनका प्रेगमेटिक और रियलिस्टिक अप्रोच क्लियरली दिखाई दे रहा था। वो ऐसे कहते हैं कि आइडियलिस्टिक पास्ट, क्रिटिसाइजिंग प्रेजेंट और होपिंग फॉर फ्यूचर। मैकियावेली कहते हैं कि लोग हमेशा पास्ट को आइडियलाइज करते हैं, प्रेजेंट में प्रॉब्लम को देखते हैं और फ्यूचर से एक्सपेक्टेशंस रखते हैं। ये ह्यूमन साइकोलॉजी को समझना भी रूलर्स के लिए जरूरी है। इंपॉर्टेंस ऑफ लॉ एंड स्टेबिलिटी। एक स्टेबल और लॉफुल पॉलिटिकल कम्युनिटी प्रोवाइड करता है रिकॉग्नाइजेशन, रिस्पेक्ट और सिक्योरिटी। अगर ऑर्डर नहीं है तो मॉरल करप्शन और सोशल डीके होता है। मतलब गवर्नेंस का डायरेक्ट इफेक्ट ह्यूमन बिहेवियर पर ही होता है। फिर वो कहते हैं रोल ऑफ द स्टेट, रोल ऑफ द स्टेट में मैकियावेली कहते हैं कि अच्छी गवर्नेंस लोगों को शेप कर सकती है, उन्हें जस्ट और पब्लिक गुड के लिए कमिटेड बना सकती है। यानी स्टेट का रोल सिर्फ पावर मेंटेन करने का नहीं बल्कि सोसाइटी को मॉरली और पॉलिटिकली स्ट्रांग बनाने का भी है। फिर वो कहते हैं पावर क्रेविंग इलाइट, ये लास्ट पॉइंट है ना, पावर क्रेविंग इलाइट। मैकियावेली ने नोटिस किया कि इलाइट नेचुरली पावर और कंट्रोल के लिए क्रेव करते हैं। ये जो है
ये हॉब्स से बिल्कुल अलग है, जिन्होंने कहा है कि पावर डिजायर सभी ह्यूमंस में यूनिवर्सल है। यहाँ मैकियावेली का जो फोकस है वो इलाइट और रूलर्स के प्रेगमेंटिज्म पर है। तो फ्रेंड्स, ये पॉइंट्स हमें ये समझाते हैं कि मैकियावेली का रियलिस्टिक और ह्यूमन सेंटर्ड प्रैक्टिकल थ्योरी कैसे काम करता है। तो आप इन सारे पॉइंट्स को अच्छे से नोट करना, और हाँ, इनको अच्छे से समझना भी। तो फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं करप्शन के बारे में मैकियावेली के क्या व्यू पॉइंट्स थे। ये भी एक इम्पॉर्टेंट स्लाइड है, आप इससे भी ध्यान से समझना और इनके पॉइंट्स को नोट डाउन करना कि भाई करप्शन के बारे में मैकियावेली के क्या व्यू पॉइंट्स थे। तो ये काफी प्रैक्टिकल और मॉडर्न लगता है, क्योंकि यहाँ पॉलिटिक्स और मॉरलिटी दोनों का बैलेंस है। पहला है सिविलाइजेशन ब्रीड्स करप्शन। सिविलाइजेशन ब्रीड्स करप्शन। हम्म। तो देखो, जैसे रूजो मैकियावेली भी कहते हैं कि सिविलाइजेशन के साथ करप्शन आता है, तो रूरल सिंप्लिसिटी की वैल्यू उन्होंने ज्यादा समझी, क्योंकि शहर में लोग कॉम्प्लेक्स और सेल्फ इंटरेस्टेड हो जाते हैं। फिर वो कहते हैं भाई वर्चुअस सिटीजन, मतलब स्ट्रॉन्ग रिपब्लिकन। एक रिपब्लिक जिसमें वर्चुअस सिटीजन्स हो, उसके सरवाइव होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। करप्ट लोगों के डोमिनेशन में रिपब्लिक जो है पूरी तरीके से वीक हो जाता है। फिर वो कहते हैं स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ एनालाइज। स्टैटिक पॉइंट ऑफ एनालाइज, यहाँ मैकियावेली अलग है रूजो से। वो सिविक करप्शन को ही पॉलिटिकल एनालाइज का स्टार्टिंग पॉइंट मानते हैं। उसके बाद वेल्थ विदाउट मेरिट, मतलब करप्शन, वेल्थ विदाउट मेरिट मतलब करप्शन। द डिस्कोर्स बुक थर्ड में मैकियावेली ने कहा है कि वेल्थ बिना मेरिट के करप्शन लाता है, और पॉवर्टी और वर्च्यू को सिविक मॉरलिटी का सेफगार्ड उन्होंने माना है। वर्च्यू का रोल मैकियावेली के लिए, वर्च्यू जो है इनडिस्पेंसेबल है सिटीजन्स और स्टेट दोनों के लिए। ये ही लिबर्टी और स्ट्रेंथ की फाउंडेशन है। ठीक है। उसके बाद करप्शन का डेफिनेशन, वॉयलेंस वॉयलेंस, इनइक्वालिटी, लॉलेसनेस, डिसऑनेस्टी और पब्लिक वैल्यूज का प्राइवेट इंटरेस्ट के लिए सबऑर्डिनेट होना, ये सब करप्शन के ही एग्जाम्पल हैं। फिर है इम्पैक्ट ऑन कॉमन पीपल। करप्शन सोसाइटी में कॉमन लोगों को पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन से एक्सक्लूड कर दिया जाता है, जिससे फ्रीडम और स्टेबिलिटी पूरी तरीके से अंडरमाइन हो जाती है। फिर उन्होंने लिखा है स्ट्रॉन्ग प्रिंस इक्वल्स टू रेमेडी, मतलब मैकियावेली ये कहते हैं कि सिर्फ एक स्ट्रॉन्ग प्रिंस जो ओवरवेलमिंग पावर रखता हो, करप्शन को रूट आउट कर सकता है और ऑर्डर को रीस्टोर कर सकता है। लास्ट पॉइंट में वो कहते हैं प्रिवेंशन ऑफ डीके, मतलब रिपब्लिक में पब्लिक वर्च्यू, फेथ इन इंस्टीट्यूशन और सिविक वर्च्यू होनी ही चाहिए, जो इंडिविजुअल और कलेक्टिव स्टेबिलिटी दोनों को नचर करे। तो फ्रेंड्स, ये समझ लो मैकियावेली का फोकस सिर्फ आइडियलिज्म पे नहीं, प्रैक्टिकल सॉल्यूशन के साथ पॉलिटिकल रियलिज्म पर भी था। तो यहाँ तक आई होप आपको करप्शन पे इनके जो पॉइंट्स है वो आपको समझ आ गए होंगे। तो फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं मैकियावेली और रिलीजन के कनेक्शन की। ये काफी इंटरेस्टिंग और प्रैक्टिकल एंगल है, क्योंकि मैकियावेली मॉरलिटी और पॉलिटिक्स के बीच का गैप जो है ना वो समझते थे। तो ये मैकियावेली ऑन रिलीजन। तो पहला पॉइंट है एंटी क्लेरिकल बट नॉट एंटी रिलीजन। सबसे पहले मैकियावेली चर्च के अगेंस्ट थे, लेकिन रिलीजन खुद के खिलाफ नहीं। रिलीजन उनके लिए एक टूल था, ना कि एक मॉरल दिक्कत। तो ये चीज ध्यान रखना, ही वॉज नॉट अपोज टू रिलीजन इटसेल्फ। ठीक है। उसके बाद रिलीजन फॉर सोशल कोहेजन एंड स्टेट स्ट्रेंथ। वो ऐसा मानते थे कि रिलीजन सिर्फ पर्सनल बिलीफ नहीं, बल्कि सोशल लाइफ, स्टेट की यूनिटी और प्रॉस्पेरिटी के लिए बहुत ज्यादा असेंशियल है। ये सिटीजन को डिसिप्लिन और लॉयल्टी सिखाता है। फिर वो कहते थे कि भाई प्रैक्टिकल एंड यूटिलिटेरियन अप्रोच, मतलब मैकियावेली का अप्रोच था बिल्कुल यूटिलिटेरियन। रिलीजन का वैल्यू उसकी यूटिलिटी में है, मतलब सोशल ऑर्डर और सिविक स्टेबिलिटी को मेंटेन करना। फिर पब्लिक पब्लिक स्पिरिट एंड लिबर्टी, ये पॉइंट, पब्लिक स्पिरिट एंड लिबर्टी, उन्होंने एम्फेसाइज किया कि पब्लिक स्पिरिट सस्टेन होता है रिलीजन और लिबर्टी दोनों के थ्रू। दोनों मिलके सोसाइटी को स्ट्रॉन्ग और एक्टिव बनाते हैं। फिर वो उन्होंने कहा है रिलीजन पे कि
एंड क्रिश्चियनिटी की बात उन्होंने की है। ठीक है, मैकियावेली शार्पली जो है क्रिटिसाइज करते हैं क्रिश्चियनिटी को, क्योंकि वो मेन को वीक, सबमिसिव और पैसिव बनाती हैं और सिविक स्ट्रेंथ को अंडरमाइन करती है। इसीलिए वो क्रिश्चियनिटी को पूरी तरीके से क्रिटिसाइज करते थे। उन्होंने अब इस पे ये एक और व्यू पॉइंट दिया है कि एडमायरेशन ऑफ पेगन मॉरलिटी। देखो, वो पेगन मॉरलिटी को एडमायर करते हैं जिसमें पब्लिक लाइफ, करेज और सोशल पार्टिसिपेशन का एम्फेसाइज होता है। तो ये पॉइंट ध्यान रखना। रिजेक्शन ऑफ डिवाइन राइट्स ऑफ किंग। बेसिकली सबसे इंपॉर्टेंट है कि मैकियावेली डिवाइन राइट्स ऑफ किंग्स को रिजेक्ट करते हैं। मोनार्की का क्लेम कि सॉवरेनिटी गॉड से आई है, ये उनके लिए गलत है। पावर और सॉवरेनिटी ह्यूमन के पॉलिटिकल अरेंजमेंट्स में होनी चाहिए, ना कि डिवाइन दिक्कत में। ठीक है, तो फ्रेंड्स यहाँ एक क्लियर लेसन ये है कि मैकियावेली रिलीजन को मॉरलिटी के लिए नहीं बल्कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी और सिविक स्ट्रेंथ के लिए देखते हैं, और प्रैक्टिकल और रियलिस्टिक अप्रोच ही उनको मॉडर्न पॉलिटिकल थॉट का फादर बनाता है। तो ये रिलीजन पे उनके व्यू पॉइंट्स जो है आपको ध्यान रखने हैं। अब हम बात करेंगे मैकियावेली के एक ऐसे कंसेप्ट की जो बहुत फेमस है, वो है डुअल मॉरलिटी या डबल स्टैंडर्ड ऑफ मॉरलिटी। ये कंसेप्ट उनकी पॉलिटिकल रियलिज्म का हार्ट है। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वो कहते थे पावर फर्स्ट, मॉरलिटी सेकंड। मैकियावेली कहते हैं कि एक सक्सेसफुल रूलर का मेन गोल होता है पावर को एक्वायर, कंसोलिडेट और प्रिजर्व करना। स्टेट की सर्वाइवल सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है और कभी कभी मॉरलिटी को साइड में रखना पड़ता है। द एंड्स जस्टिफाई द मीन्स। ये सबसे फेमस डिक्टम है उनका कि अगर स्टेट की सिक्योरिटी और यूनिटी के लिए रूलर को थोड़ा इमोरल एक्ट करना पड़े, चाहे वो डिसाइड हो, फोर्स हो या फिर मैनिपुलेशन हो, तो ये जस्टिफाइड है। दोस्तों, ये प्रैग्मेटिक रियलिज्म का अल्टीमेट एग्जाम्पल है। द एंड जस्टिफाई द मीन्स। तो ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है, ध्यान रखना। प्राइवेट वर्सेस पब्लिक स्पेयर में केवल मॉरलिटी को दो स्पेयर्स में डिवाइड करते हैं। पहला है प्राइवेट स्पेयर, ये स्टेट के अफेयर्स के लिए है। यहाँ रूलर को जो है कन्वेंशनल मॉरलिटी के बंधन में नहीं रहना। उसे चाहिए कि वो एक्ट करे प्रूडेंटली, क्यूनिंगली और एक्सपेडेंटली जब जरूरत हो। मतलब पॉलिटिकल रियलिटी के हिसाब से डिसीजंस उन्हें लेने पड़ते हैं। तो आप ध्यान रखना। अगर ये मैं बात करूँ, मैंने आपको ये बताया कि प्राइवेट प्लस पब्लिक स्पेयर के बारे में। ऐसा क्यों? क्योंकि जो मैकियावेली थे उन्होंने मॉरलिटी को दो स्पेयर्स में डिवाइड किया। तो ये दो स्पेयर्स आपको ध्यान रखना है। ये दो स्पेयर आप कैसे ध्यान रखोगे? पहले देखो, प्राइवेट स्पेयर है। प्राइवेट स्पेयर ये हम सबके लिए है, क्योंकि इवन ये इंक्लूडिंग रूलर एज अ पर्सन के लिए भी। यहाँ ऑनेस्टी, लॉयल्टी, सिंप्लिसिटी और ट्रस्ट वर्दीनेस की इंपॉर्टेंस है। मतलब एक प्राइवेट सिटीजन या रूलर की पर्सनल लाइफ में वर्च्यूज फॉलो होनी ही चाहिए। तो अगर मैं बात करूं पब्लिक स्पेयर की, तो ये स्टेट के अफेयर्स के लिए थे। मतलब यहाँ रूलर को जो है कन्वेंशनल मॉरलिटी के बंधन में नहीं रहना होता है। उसे जो है एक्ट करना पड़ता है, बहुत ज्यादा प्रूडेंटली उसे एक्ट करना पड़ता है जब नीड हो। मतलब पॉलिटिकल रियलिटी के हिसाब से डिसीजंस उसे लेने पड़ते हैं। अब अगर आपको थोड़ा मैं क्लियर एग्जांपल दूं तो ध्यान से सुनो। इमेजिन करो, एक रूलर को अपने देश की यूनिटी बचानी है और एक टेम्पररी लाई बोलनी पड़ती है या एक टफ डिसीजन लेना पड़ता है, तो लोगों को पसंद ना आए, जो लोगों को पसंद ही ना आया हो। प्राइवेट लाइफ में वो ऑनेस्टी फॉलो करेगा, लेकिन स्टेट के लिए क्यूनिंग और प्रेगमेंटिज्म और झूठ धोखे का यूज उसे करना पड़ेगा। ये इसे हम कह सकते हैं पब्लिक स्पेयर। और अगर वो प्राइवेट लाइफ में बहुत ऑनेस्ट है, कभी वो गद्दारी नहीं करेगा, झूठ नहीं बोलेगा, तो उसका वो प्राइवेट स्पेयर। तो रूलर को उस हिसाब से एक्ट करना पड़ता है। तो यही रीजन है कि मैकियावेली को मॉडर्न पॉलिटिकल थॉट का फादर कहा जाता है, क्योंकि उन्होंने एथिक्स और पॉलिटिक्स को क्लियरली सेपरेट कर दिया और रूलर्स के लिए प्रैक्टिकल रियलिज्म को जो है फोर्स प्रायोरिटी बनाया।
इसके आगे के पॉइंट्स इसी के आगे कंटिन्यू है कि मैकियावेली के रिलीजन और मॉरलिटी के व्यूज पर, और ये भी इंटरेस्टिंग है क्योंकि यहाँ उनका मानना रियलिस्टिक और प्रेगमेटिक अप्रोच क्लियरली दिखा ही रहा है। जैसे क्रिटिक ऑफ क्रिश्चियन मॉरलिटी, मैंने बताया कि वो क्रिश्चियंस को क्रिटिक जो है बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज करते थे। मैकियावेली ये कहते हैं कि क्रिश्चियन एथिक्स अक्सर इंसानों को वीक, मीक और पैसिव बना देती है। ये क्वालिटीज उनके नजरिए में सिविक और पॉलिटिकल स्ट्रेंथ को अंडरमाइन करती है। वो कहते हैं एडमायरेशन ऑफ पेगन वर्च्यूज, वही उनको पेगन वर्च्यू जैसे करेज, एम्बिशियस, स्ट्रेंथ और सिविक स्पिरिटनेस बहुत पसंद आए, क्योंकि ये वर्च्यूज एक स्ट्रॉन्ग, वाइब्रेंट और पॉलिटिकली एक्टिव सोसाइटी को इंश्योर करते हैं। दोस्तों, यही उनका कोर मैसेज है कि पावर और एक्शन का प्रैक्टिकल इंपॉर्टेंस ज्यादा है मोरलिटी से, तो ध्यान रखना। रिजेक्शन ऑफ डिवाइन राइट्स ऑफ किंग, मैकियावेली ने क्लियरली डिवाइन राइट्स ऑफ किंग को रिजेक्ट किया है। उनके लिए पॉलिटिक्स एक ऑटोनॉमियस स्पेयर है। क्या है? एक ऑटोनॉमियस स्पेयर, जहां डिसीजन पावर और नेसेसरी के बेसिस पर लिए जाते हैं, ना कि डिवाइन विल या मॉरल एब्सोल्यूट के बेसिस पर। फिर बात आते हैं डिबेट्स ऑन मैकियावेली लेगेसी। मतलब लियो लियो स्ट्रॉस ये कहते हैं कि मैकियावेली एक टीचर ऑफ इविल है। क्या है? एक टीचर ऑफ इविल है, क्योंकि उन्होंने इमोरलिटी को पॉलिटिक्स में लेक्टिमाइज किया। दूसरी ही तरफ जी जे जी ए पॉकॉक उन्हें डिफेंड करते हैं एज अ साइंटिफिक एनालिटिक्स ऑफ पॉलिटिकल रियलिटी, जो एम्पेरिकल ट्रुथ को मॉरल जजमेंट से क्लियरली सेपरेट करते हैं। सिंपल मैं बताऊं, मैकियावेली के लिए स्टेट और पॉलिटिक्स की सर्वाइवल सबसे पहले है, और रिलीजन या मॉरलिटी सिर्फ तब रिलेवेंट है जब वो पब्लिक ऑर्डर और सिविक स्ट्रेंथ को सपोर्ट करे। तो आई होप यहाँ तक आपको चीजें समझ आ गई होगी। तो फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं मैकियावेली के द प्रिंस में दिए गए प्रैक्टिकल टिप्स के बारे में। ये वही टिप्स हैं जो हर रूलर को पॉलिटिक्स में सरवाइव और सक्सीड करने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। तो मैकियावेलीज एडवाइस टू प्रिंस, दिस इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। तो वो कहते हैं, वो एक एनालॉग देते हैं लॉयन एंड फॉक्स वाले एनालॉग, ध्यान से समझना। मैकियावेली कहते हैं एक रूलर को जो है, एक रूलर को लॉयन की क्वालिटीज, मतलब एक लॉयन में क्या क्वालिटीज होती है कि वो स्ट्रेंथ होती है, करेज होता है, ऑथोरिटी होती है ना। तो जैसे स्ट्रेंथ, करेज और ऑथोरिटी, और फॉक्स की क्या क्वालिटीज होती है? बहुत ज्यादा क्विनिंग होता है, प्रुडेंस होते हैं, वो बहुत ज्यादा उनमें जो है श्रूडनेस होती है। तो एक रूलर को लॉयन और फॉक्स दोनों की क्वालिटीज को अडॉप्ट करनी चाहिए, क्योंकि पॉलिटिक्स में सिर्फ ब्रूट फोर्स या सिर्फ चतुराई काम नहीं आती है। दोनों का बैलेंस जो है वो जरूरी होता है। तो इसीलिए वो कहते हैं कि ये लॉयन और फॉक्स वाली क्वालिटीज की बात करते हैं, क्योंकि दोनों को बैलेंस करना पॉलिटिक्स में आना चाहिए। बैलेंस इन रूल, प्रिंस को एक्सट्रीम अवॉइड करना चाहिए, ना ही एक्सेसिव उसे जनरसिटी, और ना ही एक्सेसिव क्रूर, बहुत क्रूर भी नहीं होना चाहिए, बहुत ज्यादा ऐसे करेज और ऐसे गुस्सा ऐसा भी नहीं, बहुत ज्यादा क्रूर भी नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। फियर और लव का बैलेंस जो है बेस्ट है। वो ऐसा कहते थे, फियर और लव का बैलेंस बेस्ट है, लेकिन अगर चूज करना पड़े तो बी फियर्ड देन लव। ध्यान रखना, ये उन्होंने कहा है कि अगर चूज करना पड़ जाए, कभी ऐसी सिचुएशन आ भी जाए, तो बी फियर्ड देन लव, क्योंकि फियर ज्यादा रियलेबल है ऑथोरिटी बनाए रखने के लिए। तो उन्होंने बिल्कुल अच्छी बात कही है, सही बात कही है। अवॉइड हेट्रेड, उन्होंने ऐसा भी कहा है कि अवॉइड हेट्रेड, मतलब सब्जेक्ट के प्रॉपर्टी और वुमेन में इंटरफेरेंस नहीं करना चाहिए। ये सब रूलर के खिलाफ हेट्रेड और रेसेंटमेंट जनरेट करता है। फोकस ऑन एक्सपेंशन एंड कंसोलिडेशन, वो ऐसा कहते हैं अपनी दी प्रिंस बुक में, एक सक्सेसफुल प्रिंस को अपनी टेरिटरी को एक्सपेंड और कंसोलिडेट करना चाहिए। इससे स्ट्रेंथ, प्रेस्टीज और पॉलिटिकल स्टेबिलिटी मेंटेन होती है। देखो, अगर मैं सिंपली कहूँ तो मैकियावेली के लिए प्रेगमेटिज्म और रियलिज्म, सबसे पहले मैं बार बार कह रही हूँ, रूलर को वाइज, स्ट्रॉन्ग और स्ट्रेटेजिक दोनों होना चाहिए, और पर्सनल फीलिंग को पॉलिटिक्स के ऊपर बिल्कुल भी नहीं रखना चाहिए, तो ध्यान रखना।
उन्होंने द प्रिंस में क्लियरली ये पॉइंट्स दिए हैं और जो एग्जाम में बार बार पूछे भी जाते हैं। उन्होंने ये कहा है, एलिमिनेट राइवल्स कंप्लीटली। मैकियावेली कहते हैं कि एनिमी को हराने के बाद प्रिंस को उसके फैमिली या सपोर्टर्स को भी एलिमिनेट कर देना चाहिए। अब इसका रीजन, ताकि फ्यूचर में रिबेलियन या रिवेंज का रिस्क ही ना रहे, तो ये ध्यान रखना। फिर वो कहते हैं रियलिस्टिक फॉरेन पॉलिसी, आइसोलेशन में रहना खतरनाक है। प्रिंस को कोलिजन या अलायंस बनाए रखना चाहिए दूसरों से। वॉर और डिप्लोमेसी में न्यूट्रलिटी कभी सेफ नहीं है। अगर आप क्लियर साइड चूज नहीं करते तो इवेंचुअल डिफीट का रिस्क होता है। फिर वो कहते हैं सेंट्रलिटी ऑफ वेलफेयर, मतलब मैकियावेली का फेमस लाइन है ये कि अ प्रिंस शुड हैव नो अदर एम और थॉट देन वॉर एंड इट्स ऑर्गेनाइजेशन एंड डिसिप्लिन। मतलब क्या है इसका, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत फेमस लाइन है मैकियावेली की। मतलब है कि वॉरफेयर पॉलिटिक्स का कोर है। स्ट्रेंथ और ऑर्गेनाइजेशन के बिना स्टेट सरवाइव नहीं कर सकती है, तो ध्यान रखना। अब देखो मैं कुछ एग्जाम पॉइंट्स बताती हूँ कि पॉलिटिक्स जो है वो ऑटोनॉमियस है, मॉरल आइडियल से बाउंड नहीं। ये पॉइंट्स दिखाते हैं मैकियावेली का रियलिस्टिक अप्रोच। रूलर्स जो करते हैं वो सही नहीं, बल्कि जो स्टेट के सर्वाइवल के लिए इफेक्टिव है वही इंपॉर्टेंट है। डॉक्ट्राइन ऑफ एंड्स जस्टिफाई द मीन्स का क्लियर एग्जाम्पल है भाई। तो मैकियावेली का फोकस हमेशा प्रेगमेटिक और पॉलिटिकल रियलिज्म पे है। रूलर के लिए पावर, स्ट्रेटजी और सर्वाइवल सबसे ऊपर होते हैं, तो ध्यान रखना। व्हाट रूलर डू नॉट व्हाट दे ऑट टू बी, तो इस चीज को वो मैकियावेली हाईलाइट करते हैं। ओके, तो अब हम बात करते हैं मैकियावेली के स्टेट के कंसेप्ट के बारे में। ये समझना जरूरी है क्योंकि नेट और यूपीएससी में ये बार बार पूछा ही जाता है। अब सेक्युलर एंड इंडिपेंडेंट स्टेट, तो मैकियावेली ने स्टेट को एक सेक्युलर एंटिटी के रूप में देखा। इसका मतलब है कि स्टेट का अथॉरिटी चर्च या डिवाइन विल से बिल्कुल अलग है। पॉलिटिक्स में अब रिलीजियन और मॉरलिटी का डायरेक्ट इंटरफेरेंस नहीं चलता। यहाँ फोकस है पावर, स्टेबिलिटी और ऑर्डर पे। स्ट्रॉन्ग एंड डिसिप्लिन्ड गवर्नेंस, वो कहते हैं कि एक वेल ऑर्डर्ड स्टेट के लिए मैकियावेली ऐसा कहते हैं कि वो कैसा होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग एंड सेंट्रलाइज्ड गवर्नमेंट, ताकि डिसीजन मेकिंग फास्ट हो और इफेक्टिव हो। फिर वो कहते हैं इफेक्टिव पब्लिक अथॉरिटीज, ऐसा क्यों, ताकि लॉज और रूल्स सब पे इक्वली अप्लाई होने चाहिए, इसीलिए वो इफेक्टिव पब्लिक अथॉरिटी की बात करते हैं। फिर वो कहते हैं डिसिप्लिन सिटीजन आर्मी। ही क्रिटिसाइज मर्सनरीज क्योंकि वो अनरियलेबल और सेल्फ इंटरेस्ट होते हैं, इसीलिए उन्होंने ये बात कही है। तो वो जो है ना, मैकियावेली जो है वो हेरिडिटी, मोनार्की, फ्यूडलिज्म और क्लेरिकल डोमिनेंस को रिजेक्ट करते हैं, ये पॉइंट दिया हुआ है। और उनका आइडियल रूलर नॉन हेरिडिटी लेक्टिमेसी, पावर और एफिशिएंसी से डिराइव करें, सिर्फ लाइनेज से नहीं, वो ऐसा भी कहते हैं। रिपब्लिकन लाइनिंग्स, मैकियावेली का आइडियल स्टेट रिपब्लिकन स्टाइल का था। क्यों, ऐसा क्यों, क्योंकि कैपेबल और डिजर्विंग इंडिविजुअल को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलती है, नोबिलिटी को रिस्ट्रेन किया जाता है जिन्होंने लिबर्टी और पब्लिक इंटरेस्ट को अंडरमाइन किया, और सेंट्रल अथॉरिटी और स्ट्रॉन्ग रूलर के बिना स्टेट सरवाइव नहीं कर सकती। स्टेबिलिटी, ऑर्डर और एक्सपेंशन के लिए ये बहुत ज्यादा क्रूशियल है, तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। देखो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्या है, देखो ये क्लियरली दिखा रहा है ये पॉइंट्स कि भाई मैकियावेली का रियलिस्टिक और मॉडर्न कंसेप्शन ऑफ द स्टेट सेक्युलर, ऑटोनॉमियस और पावर ड्राइवन है, इसी वजह से उन्हें फर्स्ट मॉडर्न पॉलिटिकल थिंकर माना जाता है। तो मैकियावेली के लिए स्टेट का अल्टीमेट एम है ऑर्डर और स्ट्रेंथ, रिलीजन और मॉरलिटी सेकेंडरी है, असली फोकस है पावर का इफेक्टिव यूज और सिटीजन पार्टिसिपेशन के थ्रू स्टेबिलिटी। तो यहाँ नेचर ऑफ द स्टेट आई होप आपको समझ आ गया होगा। तो फ्रेंड्स अब बात करते हैं मैकियावेली के थ्योरी ऑफ चेंज एंड फॉर्च्यून के कंसेप्ट के बारे में। ये पार्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि नेट और यूपीएससी दोनों में ये कंसेप्ट पूछे ही जाते हैं। पहला है
पॉलिटिकल चेंज एंड हिस्टोरिकल फैक्टर्स। ये स्लाइड आप ध्यान से समझना। मैकियावेली ये कहते हैं कि पॉलिटिकल चेंज सिर्फ एक फैक्टर से नहीं होती, इसमें हिस्ट्री, साइकोलॉजी और ह्यूमन नेचर का ब्लेंड होता है। यानी स्टेट का राइज और फॉल सिर्फ रूलर की स्किल पे नहीं, बल्कि सोसाइटी सर्क्यूमटेंसेस और फॉर्च्यून पे भी डिपेंड करता है। फॉर्च्यून एज वुमेन, मैकियावेली ने फॉर्च्यून को एक वुमेन की तरह डिस्क्राइब किया। आपको ये तीनों पॉइंट्स बहुत अच्छे से समझना है। पहले हम इसकी बात कर रहे हैं, फॉर्च्यून एज वुमेन, इसको ध्यान से समझो। मैकियावेली ने फॉर्च्यून को एक वुमेन की तरह डिस्क्राइब किया है। ये मेटाफोर बहुत पावरफुल है। उनका ये कहना है कि फॉर्च्यून को जीतना है तो करेज और बोल्डनेस दिखाना पड़ेगा। फॉर्च्यून टिमिड या कॉशियस लोगों को पसंद नहीं करती, वो सिर्फ ब्रेव, एनर्जेटिक और असर्टिव लोगों को फेवर करती है। यहाँ मैकियावेली एक साइकोलॉजिकल इंसाइट भी देते हैं। फियर और हेजिटेशन पॉलिटिकल सक्सेस के लिए बहुत ज्यादा कॉस्टली है, तो ये ध्यान रखना। फिर वो कहते हैं फॉर्च्यून एज रिवर की बात करते हैं वो। मैकियावेली ने फॉर्च्यून को एक वॉयलेंट रिवर से कंपेयर किया। फ्री छोड़ दो तो डिस्ट्रक्टिव और अनकंट्रोलेबल हो जाती है, लेकिन अगर रूलर्स डाइक्स और बैरियर्स पहले से ही बना ले तो रिवर को कंट्रोल किया जा सकता है। यानी प्लानिंग, फोरसाइट और प्रिपरेशन से अनप्रिडिक्टेबिलिटी कम की जा सकती है, वो ऐसा कहते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखना। फिर वो कहते हैं रोल ऑफ रूलर, वैसे रूलर बोल्डली और डिसिसिवली एक्ट करें। ठीक है, प्रो देखो, प्रोक्रास्टिनेशन या फियर से स्टेट वीक हो जाती है। फॉर्च्यून नेचुरली यूथफुल और डेयरिंग रूलर्स को फेवर करती है, क्योंकि वो रिस्क लेने से नहीं डरता, वो इनोवेटिव सॉल्यूशन निकाल सकता है। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान रखनी है। की पॉइंट्स आपको बताती हूँ। की टेकअवेज, पॉलिटिकल चेंज इज नॉट रैंडम, इट इज कॉम्बिनेशन ऑफ हिस्ट्री, साइकोलॉजी एंड फॉर्च्यून, पहले हमने ये पढ़ा। फिर मैंने बताया कि फॉर्च्यून फेवर्स द ब्रेव एंड द प्रिपेयर्डनेस, रूलर मस्ट कंबाइन करेज, फॉरसाइट एंड डिसिसिवनेस। फिर मैंने बताया कि प्लानिंग एंड कंट्रोल कैन रिड्यूस द चाउस ब्रॉट बाय फॉर्च्यून, जैसे रिवर को डाइक से कंट्रोल किया जाता है। और ये कंसेप्ट हमें प्रेगमेटिक अप्रोच टू पॉलिटिक्स सिखाता है, रियलिज्म ओवर आइडियलिज्म। तो फॉर्च्यून एज वुमेन, फॉर्च्यून एज रिवर का जो मेटाफोर है वो डायरेक्टली नेट क्वेश्चंस में पूछा जा सकता है, और ऐसे क्वेश्चंस आते हैं या मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में भी आएंगे, तो आप अपने शॉर्ट नोट्स में जरूर जरूर से ये सब बातें ऐड करना। तो अब हम बात करते हैं इसके फिलोसॉफिकल सिग्निफिकेंस के बारे में। ये पार्ट नेट और यूपीएससी के लिए ऑफ कोर्स ये भी इम्पोर्टेंट है, और क्योंकि मैकियावेली का रियलिज्म और ह्यूमनिज्म हमें क्लियरली दिखाई देता ही है हर पॉइंट में, तो इसीलिए फिलोसॉफिकल सिग्निफिकेंस पढ़ना भी हमारे लिए उतना ही ज़रूरी है। स्ट्रगल बिटवीन वर्च्यू एंड फॉर्च्यून, वो ऐसा कहते हैं कि भाई मैकियावेली ऐसा कहते हैं कि पॉलिटिकल सक्सेस सिर्फ लक, फॉर्च्यून पे डिपेंड नहीं करता। यहाँ पे वर्च्यू का कंसेप्ट आता है जो है ह्यूमन विल, स्किल, करेज और पॉलिटिकल एक्यूम। ठीक है, हर रूलर का काम है एक्सटर्नल सर्क्यूमटेंसेस के साथ स्ट्रगल करना, अपने वर्च्यूज के जरिए उन्हें ब्लेंड करना, वो ऐसा कहते हैं। सिंपल शब्दों में अगर मैं कहूँ ना फ्रेंड्स, फॉर्च्यून गिव्स अपॉर्चुनिटीज बट नॉट ओनली वर्च्यूज टर्न देम इनटू सक्सेस। तो ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट है। तो अगेंस्ट ब्लाइंड रिलायंस ऑन लक, में मैकियावेली रैंडम चांस पे रिलाय करने के खिलाफ है पूरी तरीके से। उनका कहना है कि अगर रूलर सिस्टमैटिक प्लानिंग और फोरसाइट और डिसिसिवनेस दिखाए तो वो फॉर्च्यून को अपने फेवर में कन्वर्ट कर सकता है। इसीलिए उन्होंने मेटाफॉर्स यूज किए हैं जो हमने लास्ट स्लाइड में पढ़ा था ना, वुमेन, सॉरी, फॉर्च्यून इज अ वुमेन और फॉर्च्यून इज अ रिवर, जो बताते हैं कि बोल्डनेस प्लस प्लानिंग से ही अनसर्टेनिटी को कंट्रोल किया जा सकता है। एग्जाम नोट इंपॉर्टेंट है, इसमें ये बताया है कि ये कंसेप्ट मैकियावेली के रियलिस्टिक अप्रोच और मॉडर्न पॉलिटिकल थॉट का कोर है। पॉलिटिक्स इज नीदर फुल्ली डिटर्मिनिस्ट, लक ड्राइवन नॉर फुल्ली मॉरल, ये ह्यूमन एक्शन और सर्कमटेंसेस का इंटरप्ले है। ये की कोड ध्यान रखना, फॉर्च्यून इज अ वुमेन एंड इफ यू विश टू मास्टर हर यू कैन कॉन्कर हर बाय फोर्स। तो ये कोट आप ध्यान रखना, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसको याद रखने का ट्रिक दे सकती हूँ मैं कि वर्च्यू फाइट फॉर्च्यून,
ये ध्यान रखना, रूलर की स्किल और करेज ही डिसाइड करती है फॉर्च्यून फेवर करेगी या नहीं। तो एक तो ये कीवर्ड आपको ध्यान रखना है, वर्च्यू फाइट्स फॉर्च्यून। और नोट्स में पीवाईक्यूज भी इंक्लूड किए हैं, इसीलिए लेक्चर के साथ नोट्स को फॉलो करना और मल्टीपल एग्जाम्पल लिखना हेल्पफुल होगा आपके लिए। नोट्स चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं मैकियावेली के रिपब्लिकन पॉलिटिक्स और लिबर्टी के नोशन की। ठीक है, अब ये बहुत ही एग्जाम हॉट टॉपिक है, इसीलिए इसे आप ध्यान से सुनो। रिपब्लिकन पॉलिटिक्स एंड नोशन ऑफ लिबर्टी, इसे आप ध्यान से सुनो। पहले मैं आप वन बाय वन समझते हैं। पहले बात करते हैं रिपब्लिकन एंड प्रिंसडम की। मैकियावेली ने क्लियरली डिस्टिंग्विश किया है रिपब्लिक्स एंड प्रिंसडम में, फर्क बताया है। उन्होंने कहा है कि सिर्फ रिपब्लिक्स में ही असली फ्रीडम और सेल्फ गवर्नेंस पॉसिबल नहीं है। एशियंट रोम उनका आइडल मॉडल था, वहां की लिबर्टी ने पॉलिटिकल ग्रेटनेस को जन्म दिया। प्रिंसडम में पावर सेंट्रलाइज होती है, सिटीजन पैसिव होते हैं और लिबर्टी रिस्ट्रिक्ट होती है। इसीलिए ये वाला उन्होंने जो है दोनों में हमें डिफरेंस बताया। अब लिबर्टी का कंसेप्ट, मैकियावेली के लिए लिबर्टी का मतलब सिर्फ एब्सेंस ऑफ ऑपरेशन नहीं, बल्कि पॉलिटिकल राइट्स का एक्सरसाइज और सेल्फ रूल है पूरी तरीके से। ठीक है, ट्रू लिबर्टी चाहिए तो सिटीजन को सिविक वर्च्यू और पब्लिक स्पिरिट का होना जरूरी है। मतलब एक्टिवली पार्टिसिपेट करना ही पड़ेगा सिटीजन्स को गवर्नमेंट में, गवर्नेंस में। फिर वो कहते हैं कंडीशन ऑफ फॉर लिबर्टी, एक वेल ऑर्डर्ड रिपब्लिक का फाउंडेशन होता है गुड लॉज जो फेयर और एम्फोर्सेबल हो। फिर वो कहते हैं सिविक वर्च्यू, मतलब सिटीजन को अपनी ड्यूटी और पब्लिक गुड की वैल्यू पता होनी चाहिए। फिर वो कहते हैं सिटीजन आर्मी, मतलब सिर्फ सिटीजन ट्रेन्ड इन आर्म मर्सनरीज अनरिलायबल होते हैं। मैं केवल एम्फेसाइज करते हैं कि इंडिपेंडेंस और सेल्फ रिलायंस दोनों स्टेट के लिए भी और इंडिविजुअल के लिए भी जरूरी है। एग्जाम के लिए आपको बताती हूँ आपको क्या ध्यान रखना है। देखो, पहले मैंने आपको ये बताया है कि री रिपब्लिक के रिपब्लिक्स का फोकस है सिटीजन पार्टिसिपेशन प्लस सिविक वर्च्यू पे। दूसरे में यहाँ पे मैंने आपको ये बताया है कि लिबर्टी का मतलब एक्टिव पॉलिटिकल लाइफ प्लस सेल्फ गवर्नेंस, ना कि सिर्फ पर्सनल फ्रीडम। ठीक है, थर्ड में हमने पढ़ा है कि सिटीजन आर्मी और गुड लॉज स्टेट स्टेबिलिटी और फ्रीडम का बहुत ही इंपॉर्टेंट कोर है। तो देखो एस्पायरेंट्स, याद रखने का ट्रिक तो मैं आपको क्या ही बताऊं, लेकिन लिबर्टी विदाउट वर्च्यू इज चाउज, बट वर्च्यू विदाउट लिबर्टी इज स्लेवरी। इस लाइन को आप रट लो, ध्यान कर लो। नोट्स में इंक्लूडेड है, पीवाईक्यूज का लिंक भी चेक करो, ये पार्ट भी एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। तो फ्रेंड्स, अब हम डिस्कस कर रहे हैं मैकियावेली के रिपब्लिकनिज्म का नेक्स्ट एस्पेक्ट, जिसमें उन्होंने फ्यूडलिज्म और हेरिडिटी मोनार्की को बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज किया और सिटीजन के रोल को हाईलाइट किया। पहले बात कर लेते हैं ओपोजिशन टू फ्यूडलिज्म एंड हेरिडिटी मोनार्की, इस पॉइंट की। देखो, मैकियावेली ने फ्यूडल इंस्टीट्यूशन और हेरिडिटी मोनार्की को एंटी लिबर्टी और बहुत ज्यादा ऑप्रेसिव कहा है। उनका ये कहना है कि पावर का बेस एक ही हाथ में होना फ्रीडम को रिस्ट्रिक्ट करता है, इसीलिए वो मिक्स्ड कॉन्स्टिट्यूशन के सपोर्टर थे, जहां डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस और अथॉरिटी एक दूसरे को बैलेंस करें ताकि फ्रीडम और स्टेबिलिटी दोनों ही हो। तो इसीलिए वो पहले बताते हैं रोल ऑफ पीपल। सिटीजन की एक्टिव पार्टिसिपेशन स्पेशली इलेक्शन के थ्रू एक स्टेबल स्टेट के लिए बहुत ज्यादा क्रूशियल है। मैकियावेली एरिस्टोक्रेट्स को कम ट्रस्ट करते थे और मासेस पे ज्यादा रिले करते थे, क्योंकि उनके हिसाब से पीपल इजियर टू गवर्न और लेस करप्ट होते हैं, जबकि इलाइट्स सेल्फ इंटरेस्ट और पावर हंग्री होते हैं, इसीलिए वो ऐसा कहते थे। फिर है सुपेरिटी ऑफ रिपब्लिक। रिपब्लिक मैकियावेली के नजरिए में प्रिंसडम में सुपीरियर है। कहाँ पे सुपीरियर है? प्रिंसडम में। डिस्कोर्स ऑन लेवी में उन्होंने आर्ग्यू किया है कि पीपल्स राइट और लिबर्टी को एक सिंगल प्रिंस के अथॉरिटी से ऊपर रखा जाना चाहिए। ठीक है, मतलब एक स्ट्रॉन्ग रिपब्लिक में लॉज और इंस्टीट्यूशन से पावर का प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन होता है और लिबर्टी और सिविक वर्च्यू पूरी तरीके से फ्लोरिश करती है। तो इसीलिए आपको ये एग्जाम कनेक्ट लिखा है ना मैंने, ये आपको ध्यान देना है। रिपब्लिकन थॉट,
मतलब ब्रिज बिटवीन क्लासिकल सिविक ह्यूमनिज्म रोम एंड मॉडर्न डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, ये पॉइंट ध्यान रखना है। लिबर्टी का मतलब मैंने बताया है, एक्टिव सिटीजनशिप प्लस कलेक्टिव गुड्स प्लस इंस्टीट्यूशनल चेक, सिटीजन पार्टिसिपेशन और पब्लिक वर्च्यू, ये मिलके बनता है रिपब्लिकन का बहुत इंपॉर्टेंट कोर। तो देखो, पावर को बैलेंस करो, सिटीजन को एम्पावर करो, तभी लिबर्टी सिक्योर होती है। ठीक है, और ये टॉपिक एग्जाम में हाई प्रोबेबिलिटी जो है प्रोबेबिलिटी के साथ आता है, इसलिए आपको इस पे बहुत ज्यादा ध्यान भी देना है। फ्रेंड्स, अब हम बात करेंगे मैकियावेली के वॉयलेंस के पर्सपेक्टिव पर, जहां वो कहते हैं कि वॉयलेंस पॉलिटिक्स में इनएविटेबल है, लेकिन सही तरीके से यूज करना बहुत ज्यादा जरूरी है। इसीलिए टॉपिक का नाम है वॉयलेंस एंड नीड फॉर कॉशन मैकियावेली। कंट्रोल नॉट एलिमिनेट, मतलब मैकियावेली कहते हैं कि वॉयलेंस को कभी फुल्ली इरेडिकेट नहीं किया जा सकता। हर सोसाइटी में कुछ ना कुछ कॉन्फ्लिक्ट, स्ट्रगल या पावर स्ट्रगल हमेशा रहेगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि रूलर हमेशा ब्रुटल हो। कंट्रोल और रेगुलेशन उसकी इंपॉर्टेंट की है, ध्यान रखना। फिर वो कहते हैं कॉशन यूज ऑफ वॉयलेंस, अगर रूलर एक्सेसिव या रेकलेस वॉयलेंस का यूज करेगा तो ये डिस्ट्रस्ट और पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी को जन्म देता है। इसीलिए वॉयलेंस का यूज जो है वो स्ट्रेटेजिकली होना चाहिए, सिर्फ तब जब ये स्टेट की स्टेबिलिटी और सिक्योरिटी के लिए जरूरी हो। फिर वो कहते हैं वॉयलेंस एज टूल, मतलब मैकियावेली ने वॉयलेंस को एक नेसेसरी इंस्ट्रूमेंट माना, करप्शन को कॉम्बैक्ट करने के लिए, सिविक वर्च्यू मतलब पब्लिक मॉरलिटी और पब्लिक स्पिरिट को रिस्टोर करने के लिए, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट वॉयलेंस शुड बी प्योर। वो ऐसा कहते थे, पर्सनल एम्बिशन, रिवेंज या ग्रजेस के लिए नहीं, ये रूलर का टूल होना चाहिए स्टेट के भलाई के लिए। तो ध्यान रखना, वॉयलेंस मतलब इनएविटेबल बट कंट्रोलेबल, स्ट्रेटेजिक एंड कॉशन यूज ऑफ पावर हॉलमार्क होता है एक वाइज रूलर का। तो एक रिलेटेड पीवाईक्यू आई रिमेम्बर के, ऐसा एक पीवाईक्यू आया था कि मैकियावेली के स्टेट क्राफ्ट और वर्च्यू के क्वेश्चंस पे इसके अक्सर इस टॉपिक से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एग्जाम में। तो पावर का यूज तभी सक्सेसफुल है जब पर्सनल ईगो और रिवेंज को हटाकर स्टेट और पब्लिक के लिए किया जाए। इसीलिए इस टॉपिक को याद रखना इंपॉर्टेंट है, और एग्जाम में हाई प्रोबेबिलिटी टॉपिक्स है तो आपको पता ही है इस बारे में। फिर वॉर और इंपीरियलिज्म के पर्सपेक्टिव को मैकियावेली के नजरिए से देखते हैं, और ये कैसे कनेक्टेड है उनके रिपब्लिकन आइडियल्स और सिविक स्टेबिलिटी से। तो वॉर, पहले हम पढ़ते हैं वॉर के बारे में। वॉर देखो, मैकियावेली कहते हैं कि वॉर पॉलिटिक्स का अनअवॉइडेबल पार्ट है। क्या है? बिल्कुल अनअवॉइडेबल पार्ट है वॉर, इनएविटेबल है बिल्कुल। लेकिन रूलर को रिसोर्सेस का ओवर एक्सटेंशन अवॉइड करना चाहिए, मतलब ब्लाइंडली एक्सपेंड मत करो आप स्टेट को, वरना स्टेट वीक पड़ जाता है। तो वो सही कहते हैं कहीं ना कहीं। ठीक है, फिर वो इंपीरियलिज्म की बात करते हैं। वो इंपीरियलिज्म को ब्लाइंड एक्सपेंशन के लिए नहीं, बल्कि कॉन्कर्ड रीजन के लिए, वेल्थ और इंस्टीट्यूशन को प्रिजर्व करने के लिए एडवोकेट करते हैं। देखो, आइडिया सिंपल है, पावर का यूज रिस्पॉन्सिबल तरीके से, जिससे लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी और प्रॉस्पेरिटी मेंटेन हो। आप इस तरीके से पावर का यूज करो, बिल्कुल रिस्पॉन्सिबल तरीके से। तो आई होप ये टॉपिक आपको समझ आया होगा। उसके बाद रोल ऑफ रिपब्लिकन गवर्नमेंट, मतलब मैकियावेली के लिए रिपब्लिक में वॉयलेंस की जरूरत कम होती है, क्योंकि सिटीजन्स एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं गवर्नेंस में। पीपल्स पार्टिसिपेशन का मतलब कोहेजन कम और स्टेबिलिटी ज्यादा। तो आपको क्या ध्यान रखना है इस स्लाइड में, कि वॉयलेंस और वॉर मैकियावेली के लिए मींस है, एंड नहीं, मींस है एंड नहीं। और ये रीस्ट्रेन, कैलकुलेशन और कॉजन के साथ यूज करने चाहिए ताकि लिबर्टी और सिविक ऑर्डर प्रोटेक्ट हो। तो ये कंसेप्ट हाई प्रोबेबिलिटी टॉपिक है, वायलेंस इन स्टेट क्राफ्ट, रोल ऑफ रिपब्लिकन गवर्नमेंट इन रिड्यूसिंग कोरिजन, जैसे पीवाईक्यूज अक्सर आते हैं। अपने नोट्स और पीवाईक्यूज में इस सेक्शन को मार्क करो, रिवीजन में आपके लिए बहुत ज्यादा काम आने वाला है। तो फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं कमेंट्रीज ऑन मैकियावेली। दोस्तों, अब हम डिस्कस करेंगे कैसे अलग अलग थिंकर्स ने मैकियावेली को इंटरप्रेट किया, और कैसे उनके लिए पर्सपेक्टिव आज के लिए भी इम्पोर्टेंट है। ये सेक्शन आपके एग्जाम में काफी काम आ सकता है, स्पेशली ऐसे कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन के लिए।
तो ये वैसे इस स्लाइड का, इस टॉपिक का लास्ट सेक्शन है, कमेंट्रीज ऑन मैकियावेली। इसके बाद ये टॉपिक जो है खत्म हो जाएगा। तो हम फटाफट से इनके कमेंट्रीज को अच्छे से पढ़ लेते हैं। पहला है स्पिनोजा। इनका क्या नजरिया था? स्पिनोजा ने मैकियावेली को फ्रेंड ऑफ पीपल कहा था। क्या कहा था? फ्रेंड में हाईलाइट करो वो सारी चीजें इंपॉर्टेंटली, आपके लिए की पॉइंट बन सकते हैं, की वर्ड्स बन सकते हैं। तो फ्रेंड्स ऑफ पीपल जो है कहता था। उसके लिए द प्रिंस टेरेनी को एक्सपोज करता है, एडोर्स नहीं। मतलब रूलर की क्यूनिंग और पावर को हाईलाइट करते हुए सिटीजन्स के इंटरेस्ट में अलर्ट करता है। तो ध्यान रखना स्पिनोजा के बारे में। उसके बाद मॉन्टेस्क्यू। मॉन्टेस्क्यू कहते हैं कि मैकियावेली एक लवर ऑफ लिबर्टी है। क्या है? लवर ऑफ लिबर्टी। लवर ऑफ लिबर्टी, ये व्यू प्राइमरली डिस्कोर्स ऑन लिवी पे बेस्ड है, द प्रिंस पे नहीं। उसने डिफरेंशिएट किया है कि मैकियावेली द थिंकर एंड मैकियावेलिनिज्म मिसयूज ऑफ क्यूनिंग एंड डिसाइड, इन दोनों को डिफरेंशिएट किया है मैकियावेली पे। ध्यान रखना किसने? मॉन्टेस्क्यू ने। पॉलिटिकल सोशियोलॉजी का पाइनर भी माना जाता है। पॉलिटिकल सोशियोलॉजी का पाइनर भी माना कि इन्होंने, मॉन्टेस्क्यू ने किसको? मैकियावेली को। तो ये तीन चीजें ध्यान रखना। पहला द फ्रेंड ऑफ पीपल, ये किसने कही है? स्पिनोजा ने कही है। लवर ऑफ लिबर्टी किसने कही है? मॉन्टेस्क्यू ने कही है। अब देखो रूजो का नजरिया। रूजो का नजरिया क्या कहता है? रूजो कहता है कि मैकियावेली एक रिपब्लिकन और टेरनी के जो है सेटरिस्ट थे। उनके लिए द प्रिंस ने जो है डिस्पोट को एक्सपोज किया, ग्लोरीफाई नहीं। मैकियावेली को एक ऑनरेबल सिटीजन और रिस्पॉन्सिबल थिंकर के रूप में देखा था रूजो ने। ध्यान रखना। उसके बाद विलियम शेक्सपियर का नजरिया क्या था? शेक्सपियर फेमसली रिफर करता है मैकियावेली को द मर्डरस मैकिया। ये फेमस नाम है, ये ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है। यहाँ जो है विलेनी के साथ एसोसिएट किया गया है, जो एक पॉपुलर बट सिंप्लीफाइड जो है इंटरप्रिटेशन है। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। आप इस द मर्डरस मैकियावेल को ध्यान रखने, किसने कही है फेमस लाइन? तो विलियम शेक्सपियर ने। ये अलग अलग कॉमेंट्रीज को याद करना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पीवाईक्यूज और कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन में अक्सर पूछा जा सकता है कि भाई स्पिनोजा का मैकियावेली परसेप्शन क्या है, या फिर मॉन्टेस्क्यू ने मैकियावेली और मैकियावेलिज्म को कैसे डिफरेंशिएट किया। तो ऐसे कुछ जो है क्वेश्चंस पॉसिबल है कि भाई आ जाए, तो आप प्रिपेयर रहो उस चीज के लिए। तो अब हम देख रहे हैं 20th सेंचुरी के स्कॉलर्स ने मैकियावेली को कैसे इंटरप्रेट किया। ये सेक्शन आपके नेट जेआरएफ के लिए सुपर इंपॉर्टेंट है, स्पेशली कमेंट्री बेस्ड क्वेश्चंस के लिए। पहला है हेरोल्ड लास्की 1936। लास्की कहते हैं द होल ऑफ रेनेसेंस इज इन मैकियावेली। सही बात है, मैंने पहले भी तो बताई ये चीज। मतलब मैकियावेली में रेनेसेंस का रियलिज्म, सेक्युलरिज्म और बोल्ड स्टेटक्राफ्ट का स्पिरिट परफेक्टली रिफ्लेक्ट होता है। देखा जाए तो लास्की उसे एक मॉडर्न प्रैक्टिकल थिंकर के रूप में देखते हैं, वो ऐसा कहते थे। उसके बाद लियो स्ट्रॉस 1958। स्ट्रॉस का कहना था कि मैकियावेली एक टीचर ऑफ इविल है। ये भी ध्यान रखना, टीचर ऑफ इविल है। उनके नजरिए में मैकियावेली ने क्लासिकल और क्रिश्चियन मॉरल ट्रेडिशन को तोड़ दिया। बेसिकली स्ट्रॉस ने उसके उनके डुअल मॉरलिटी और एंड्स जस्टिफाई मीन्स फिलोसॉफी को क्रिटिसाइज किया। तो ये ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है। उसके बाद एम बी फॉस्टर। फॉस्टर ने मैकियावेली का क्रिश्चियन मॉरलिटी और प्रोटेस्टेंट रिलीजन को रिजेक्ट करने वाला थिंकर बताया है। उसने उसका वर्ल्ड वाइड पैगन प्रैक्टिकल ट्यूनिंग और पावर ओरिएंटेड को समझा। ये कंसेप्ट जो है पूछा गया था नेट 2023 मार्च शिफ्ट 1 में। इस एग्जाम में ये कंसेप्ट आया था। तो मैकियावेली एक बहुत ही डीप कंटेस्टेंस फिगर है। कुछ एडमायर करते हैं एज अ रिपब्लिकन और रियलिस्ट, कुछ कंडेम करते हैं एज अ इमोरल और डेंजरस। तो उनका लेगेसी हमेशा डिबेट में रहेगा, लिबर्टी वर्सेस टेरनी या फिर मॉरलिटी वर्सेस प्रेगमेंटिज्म। एस्पायरेंट्स, अगर आपको ये नोट्स चाहिए तो कमेंट में मुझे जरूर बताना। मैंने एमसीक्यूज और पीवाईक्यूज भी इंक्लूड किए हैं अपने नोट्स में, परफेक्ट फॉर रिवीजन एंड फॉर योर एग्जाम प्रिपरेशन। तो आई होप आपको यहाँ तक समझ आ गई होगी सारी चीजें। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा मैकियावेली का कंप्लीट लेक्चर फ्रॉम हिज लाइफ एंड मेजर वर्क्स, मेथड्स, ह्यूमन नेचर, स्टेट, लिबर्टी, morality, two commentaries
मैंने सब कुछ कवर करवाया है एक ही लेक्चर में। अगर आपने ये लेक्चर पूरा देखा, अब आप क्लियरली समझ गए होंगे कि क्यों मैकियावेली को मॉडर्न पॉलिटिकल थिंकर या मॉडर्न पॉलिटिकल थॉट का फादर माना जाता है, और कैसे उनके लिए आइडियाज पॉलिटिक्स को मॉडर्निटी से अलग करके प्रैक्टिकल और रियलिज्म बनाते हैं। तो आपको नोट्स चाहिए पीवाईक्यूज और एमसीक्यूज के साथ, तो मैंने रेडी किए हैं, बस कमेंट में ज़रूर बताओ। ये आपके नेट जेआरएफ प्रिपरेशन में बहुत काम आएंगे। और हाँ, अगर आपको रियल एग्जांपल्स और केस स्टडीज के साथ कंसेप्ट क्लियर करने हैं तो ये नोट्स आपको सुपर हेल्पफुल रहेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हमारा अगला स्टॉप रहेगा थॉमस थॉमस हॉब्स, लेविएथन के क्रिएटर और मॉडर्न पॉलिटिकल थॉट के एक और रॉक स्टार थिंकर। हम देखेंगे उनका स्टेट, ह्यूमन नेचर और सोशल कॉन्ट्रास्ट थ्योरी, और कैसे उनके आइडियाज मैकियावेली से कंपेयर करते हैं। सो स्टे ट्यून, स्टे मोटिवेटेड एंड पॉलिटिकल थ्योरी के जर्नी में मेरे साथ जुड़ते रहिए, ताकि हम जो है नेट जेआरएफ को अचीव कर सकें। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।